हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्ट आईएएस। सिलेक्ट आईएएस के ई दृष्टि करंट अफेयर प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एनवायरनमेंट, पर्यावरण से रिलेटेड करंट अफेयर। आपको बता दें कि इससे पहले हमने नेशनल करंट अफेयर, इंटरनेशनल करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर और साइंस एंड टेक का करंट अफेयर को डिस्कस किया है और अभी हम एनवायरनमेंट से रिलेटेड करंट अफेयर को डिस्कस कर रहे हैं। इस मैगज़ीन की वीडियोस की सभी क्लासेस की प्लेलिस्ट बना दी गई है इसी चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने बाकी की क्लासेस को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन क्लासेस को ज़रूर देख लें, क्योंकि यहाँ पर आपका पूरे एक साल का करंट अफेयर काफ़ी अच्छे से कवर हो जाएगा। आपको बता दें कि यह घटना चक्र ई दृष्टि 2023 के लिए ये लेटेस्ट मैगज़ीन है, लेटेस्ट वर्जन है जिसे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे पर्यावरण से संबंधित करंट अफेयर। देखिए, यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से आपका एनवायरनमेंट से रिलेटेड करंट अफेयर स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहली न्यूज़ है आपके सामने, अखिल भारतीय बाघ आकलन 2022। चलिए इस रिपोर्ट को समझते हैं। 29 जुलाई 2023 को वैश्विक बाघ दिवस, ग्लोबल टाइगर डे के अवसर पर अखिल भारतीय बाघ आकलन, ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन के 5वें चक्र के विस्तृत परिणाम जारी किए गए। इन परिणामों को स्टेटस ऑफ टाइगर्स को प्रीडेटर्स एंड प्रे इन इंडिया 2022, देखिए, स्टेटस ऑफ टाइगर्स को प्रीडेटर्स एंड प्रे इन इंडिया 2022 नामक रिपोर्ट में संकलित कर प्रस्तुत किया गया है। यह रिपोर्ट केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में भारत में बाघों की अनुमानित संख्या 3682 है। ज्ञातव्य है कि 9 अप्रैल 2023 को प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मैसूरू में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाघों की न्यूनतम संख्या 3167 घोषित की थी। हालांकि उपयुक्त अनुमान केवल ऐसे क्षेत्रों के थे जिनके चित्र कैमरे द्वारा खींचे गए थे। तत्पश्चात भारतीय वन्यजीव संस्थान, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा बाघों की उपस्थिति वाले कैमरा ट्रैप्ड एवं नॉन कैमरा ट्रैप्ड दोनों क्षेत्रों के विश्लेषण के उपरांत भारत में बाघों की अनुमानित संख्या 3682 घोषित की गई है। इससे भारत में बाघों की संख्या में 6.1% की वार्षिक वृद्धि परिलक्षित होती है। रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व के 75% से अधिक जंगली बाघों का निवास स्थान है। उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व वर्ष 2018 में भारत में बाघों की संख्या 2967 दर्ज की गई थी। उत्तराखंड स्थित कार्बेट बाघ अभयारण्य में बाघों की संख्या सर्वाधिक 260 है। आपको ये भी याद रखना है कि सबसे ज्यादा बाघों की संख्या कहाँ है? उत्तराखंड के कार्बेट बाघ अभयारण्य में। तत्पश्चात कर्नाटक स्थित बांदीपुर बाघ अभयारण्य तथा कर्नाटक के ही नागरहोल बाघ अभयारण्य का स्थान है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको इन अभयारण्यों के नाम याद रखने हैं कि ये कौन से राज्य में हैं। जैसा कि अभी आपने देखा कार्बेट बाघ अभयारण्य, ये आपका उत्तराखंड में है। दूसरा आपने देखा बांदीपुर बाघ अभयारण्य और नागरहोल बाघ अभयारण्य, ये आपके दोनों कर्नाटक में हैं, तो इन्हें आपको याद रखना है। भारत में बाघों की कुल संख्या 2022 यहाँ पर आप देख सकते हैं। शिवालिक की पहाड़ियाँ एवं गंगा के मैदान क्षेत्र में 819 बाघों का अनुमान है। इसके अलावा मध्य भारतीय क्षेत्र एवं पूर्वी घाट में 1439 बाघों का अनुमान है। पश्चिमी घाट क्षेत्र में 1087, उत्तर पूर्वी पहाड़ियाँ एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान क्षेत्र में 236, सुंदरबन में 101 और टोटल अगर भारत की बात करें तो भारत के अंदर 3682 बाघों का अनुमान लगाया गया है। देखिए, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत में बाघों की संख्या 2022, शीर्ष 5 राज्य, टॉप 5 स्टेट कौन से हैं जहां सबसे ज़्यादा बाघ हैं? सबसे पहले नंबर पर है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 785 बाघों की अनुमानित संख्या है। दूसरे नंबर पर आपका कर्नाटक है। तीसरे नंबर पर उत्तराखंड, चौथे नंबर पर महाराष्ट्र और 5वें नंबर पर तमिलनाडु हैं। ये टॉप 5 स्टेट है जहां पर सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या है। वर्ष 2022 में उत्तर प्रदेश में बाघों की संख्या 205 दर्ज की गई है।
चलिए अभी बात करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर की। प्रोजेक्ट टाइगर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि प्रोजेक्ट टाइगर के अभी हाल ही में 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष, चलिए इसे आपको ध्यान से समझना है। 1 अप्रैल 1973 को भारत सरकार द्वारा बाघ के संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर विश्व में अपनी तरह की सबसे बड़ी प्रजाति संरक्षण पहल है। 1 अप्रैल 2023 को प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। 9 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूरू कर्नाटक स्थित मैसूरू विश्वविद्यालय में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के स्मरणोत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उन्होंने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक स्मारक सिक्का भी जारी किया। उल्लेखनीय है कि प्रोजेक्ट टाइगर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो निर्दिष्ट बाघ अभयारण्यों में बाघ संरक्षण के लिए बाघ राज्यों टाइगर स्टेट्स को केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराती है। इसके अलावा आपको यहाँ पर समझना है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में। ये काफ़ी ज़्यादा आपका न्यूज़ में है, इसीलिए आप इसे भी अच्छे से समझेंगे। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस 9 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस को लॉन्च किया। तो इसे कब लॉन्च किया गया है? 9 अप्रैल 2023 को। यह अलायंस विश्व की 7 प्रमुख बिग कैट्स जैसे बाघ, शेर, लायन, तेंदुआ, लेपर्ड, हिम तेंदुआ, स्नो लेपर्ड, प्यूमा, जगुआर और चीता के संरक्षण और सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करेगा। तो आप देख सकते हैं यह अलायंस विश्व की 7 प्रमुख बिग कैट्स, और बिग कैट्स कौन सी हैं ये आपको बता दिया गया है, इनके संरक्षण और सुरक्षा पर यह अलायंस ध्यान केंद्रित करेगा। इस अलायंस के सदस्यों में इन प्रजातियों को शरण देने वाले देश शामिल होंगे। नेक्स्ट है आपका इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, भारत का पहला कार्बन तटस्थ पावर एक्सचेंज। चलिए इसे समझते हैं। 14 दिसंबर 2022 को इंडियन एनर्जी एक्सचेंज कार्बन तटस्थ कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज घोषित किया गया है। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि भारत का पहला कार्बन तटस्थ पावर एक्सचेंज किसे घोषित किया गया है? इंडियन एनर्जी एक्सचेंज को। यह कार्बन तटस्थ घोषित होने वाला भारत का पहला पावर एक्सचेंज है। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज भारत का प्रमुख ऊर्जा बाजार है जो विद्युत, नवीकरणीय ऊर्जा और प्रमाण पत्रों के भौतिक वितरण के लिए एक राष्ट्रव्यापी स्वचालित ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। नेक्स्ट है आपका नीलगिरी तहर परियोजना। इसे आपको काफ़ी अच्छे से समझना है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्या है आखिर नीलगिरी तहर परियोजना? 28 दिसंबर 2022 को तमिलनाडु ने अपने राजकीय पशु नीलगिरी तहर के संरक्षण हेतु नीलगिरी तहर परियोजना को मंजूरी प्रदान की है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको याद रखना है नीलगिरी तहर ये कौन से राज्य का राजकीय पशु है? तमिलनाडु का। तो आप देख सकते हैं नीलगिरी तहर तमिलनाडु का राजकीय पशु है और इसी के संरक्षण के लिए तमिलनाडु ने नीलगिरी तहर परियोजना को 28 दिसंबर 2022 को लॉन्च किया। यह भारत में इस प्रकार की पहली परियोजना है। इस परियोजना को 5 वर्षों 2022 से 27 की अवधि हेतु लागू किया जाएगा। नीलगिरी तहर के संरक्षण की आवश्यकता के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 7 अक्टूबर को नीलगिरी तहर दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो आप देख सकते हैं नीलगिरी तहर दिवस कब मनाया जाता है? 7 अक्टूबर को। नीलगिरी तहर पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाने वाला एक खुरदार जानवर है, इसे आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका भारत में चीते का पुनर्वास। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा था। चलिए इसे समझते हैं। 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जंगली चीतों को कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में रहने के लिए मुक्त कर दिया। तो आपको याद रखना है कूनो राष्ट्रीय उद्यान, कूनो नेशनल पार्क कौन से राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। इन चीतों को नामीबिया से लाया गया है। इन्हें कहाँ से लाया गया है? नामीबिया से। जिन 8 चीतों को कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया उनमें 5 मादा चीते एवं 3 नर चीते शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1952 में देश में विलुप्त घोषित हो चुके चीते की लगभग 7 दशकों बाद भारतीय भूमि पर वापसी हुई है। इसी क्रम में 18 फरवरी 2023 को दक्षिण अफ्रीका से लाए गए 12 चीतों को कूनो राष्ट्रीय उद्यान में रहने के लिए मुक्त किया गया।
ज्ञातव्य है कि चीतों का भारत में पुनर्वास प्रोजेक्ट चीता के तत्वाधान में संभव हुआ है, जो किसी विशाल जंगली मांसाहारी जानवर के अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण की विश्व की प्रथम परियोजना है। नामीबिया से भारत में चीतों के स्थानांतरण में नामीबिया स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन चीता कंजर्वेशन फंड की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रत्येक चीते के गले में एक सैटेलाइट जीपीएस VHF रेडियो कॉलर पहनाया गया है ताकि उनकी निगरानी एवं व्यक्तिगत पहचान संभव हो सके। उल्लेखनीय है कि चीते की उप प्रजाति जो भारत में विलुप्त हो गई थी वह एशियाई चीता। एशियाई चीते का वैज्ञानिक नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं एसिनियोक्स जैप्टस वेंटियस है, तो इस नाम को आप देख सकते हैं यहाँ पर। जबकि वह प्रजाति जिसे नामीबिया से भारत लाकर बसाया गया है वह अफ्रीकी चीता है और इसका वैज्ञानिक नाम यहाँ पर है। दक्षिण अफ्रीका एवं नामीबिया से लाए गए कुल 20 चीतों में से अब तक 6 वयस्क चीतों की मौत हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं टोटल 20 चीते आए थे दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से, जिनमें से 6 वयस्क चीतों की मौत भी हो चुकी है। चलिए अभी बात करते हैं चीता परियोजना संचालन समिति के बारे में। 26 मई 2023 को 11 सदस्यों वाली चीता परियोजना संचालन समिति का गठन किया गया है। डॉक्टर राजेश गोपाल महासचिव ग्लोबल टाइगर फोरम इस समिति के अध्यक्ष हैं। यह समिति मध्य प्रदेश वन विभाग और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को चीतों के पुनर्वास की समीक्षा, प्रगति, निगरानी और परामर्श हेतु उत्तरदायी होगी। यह संचालन समिति 2 वर्षों की अवधि के लिए प्रभावी होगी और आवश्यकता पड़ने पर क्षेत्र का निरीक्षण करने के अलावा प्रत्येक महीने कम से कम एक बैठक आयोजित करेगी। NTCA पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इस समिति को कामकाज की सुविधा प्रदान करेगा। तो महेंद्रगिरी पहाड़ी को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित कर दिया गया है। तो महेंद्रगिरी पहाड़ी क्या है? जैव विविधता विरासत स्थल। चलिए इस न्यूज को डिटेल में समझते हैं। 20 मार्च 2023 को ओडिशा सरकार द्वारा गंधमर्दन पहाड़ी को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित कर दिया गया है। यह ओडिशा का तीसरा जैव विविधता विरासत स्थल है। ज्ञातव्य है कि इससे पूर्व 25 नवंबर 2022 को ओडिशा सरकार ने एक अधिसूचना के माध्यम से महेंद्रगिरी पहाड़ी को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया था। यह ओडिशा का द्वितीय जैव विविधता विरासत स्थल है। मंदसरू कंधमाल जिला ओडिशा का प्रथम जैव विविधता विरासत स्थल था। इसे 12 मार्च 2019 को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया था। गौरतलब है कि 22 नवंबर 2022 को तमिलनाडु सरकार ने अरीटापट्टी को तमिलनाडु का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया था। महेंद्रगिरी पहाड़ी गजपति जिले के पराला खेमुंडी संभाग में स्थित है। अरीटापट्टी जैव विविधता विरासत स्थल मदुरई जिले के अरीटापट्टी तथा मीनाक्षीपुरम गांवों में 193.215 हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तृत है। जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 37 में राज्यों में जैव विविधता विरासत स्थलों को घोषित करने संबंधी प्रावधान शामिल है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के अनुसार वर्तमान में भारत में कुल 44 जैव विविधता विरासत स्थल है। तो आपको इस नंबर को भी याद रखना है कि वर्तमान में भारत में टोटल कितने जैव विविधता विरासत स्थल हैं? 44। भारत का पहला जैव विविधता विरासत स्थल नल्लूर टैमिरिंड ग्रोव बंगलुरु कर्नाटक है। इसे जनवरी 2007 में जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया था। पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक जैव विविधता विरासत स्थल स्थित है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में जैव विविधता विरासत स्थल की संख्या 1 है, जबकि मध्य प्रदेश में इनकी संख्या 3 है। वहीं बिहार में कोई जैव विविधता विरासत स्थल नहीं है। ये सभी पॉइंट्स आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो आपको इनको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप भारत में घोषित जैव विविधता विरासत स्थलों को देख सकते हैं, जो कि टोटल आपके 44 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहला नल्लूर टैमिरिंड ग्रोव है, जो कि बंगलुरु जिले में कर्नाटक राज्य में है और 54 एकड़ में फैला हुआ है। इसके बाद बाकी को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, मैं धीरे धीरे आगे बढ़ाऊंगी, आप इनको देख सकते हैं। ये टोटल 44 आपके
विरासत स्थल है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। अरीटापट्टी, अरीटापट्टी ये आपका तमिलनाडु में पड़ता है। महेंद्रगिरी हिल ये आपका ओडिशा में है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ को चलिए डिस्कस करते हैं और नेक्स्ट है आपका ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र। तो ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र क्या है और आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, चलिए देखते हैं। 26 अक्टूबर 2022 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार 2 भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। तो आपने यहाँ पर देखा कि ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि 2 भारतीय तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। और ये 2 समुद्र तट हैं, एक है आपका थुंडी तट मिनिकॉय तथा दूसरा है कदमत तट। ये दोनों ही तट लक्षद्वीप में स्थित हैं। तो ये दोनों तट कहाँ पर हैं, लक्षद्वीप में हैं। इसके साथ ही भारत में अब तक कुल 12 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुका है। अब तक विश्व के 51 देशों के 5036 समुद्र तटों, बंदरगाहों एवं पर्यटन नौकाओं को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्रदान किया जा चुका है। ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्राप्त, देखिए ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्राप्त 12 भारतीय समुद्र तट यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहला है आपका गुजरात का शिवराजपुर, दूसरा है घोगला दीव, दादर एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव। तीसरा यहाँ पर आप देख सकते हैं कर्नाटक के हैं, केरल के हैं, तमिलनाडु के हैं और अभी हाल ही में आप देख सकते हैं लक्षद्वीप के थुंडी तट और लक्षद्वीप के कदमत तट को भी ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्रदान कर दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी देश का 53वां बाघ अभ्यारण्य। तो ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। 19 अक्टूबर 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रानीपुर बाघ अभ्यारण्य के गठन की अधिसूचना जारी की गई। रानीपुर बाघ अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में अवस्थित है। ये चीज यहाँ पर आपको याद रखनी है कि रानीपुर बाघ अभ्यारण्य देश का 53वां बाघ अभ्यारण्य है और ये उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में है, चित्रकूट जिले में अवस्थित है। इसे आपको यहाँ पर याद रखना है। देखिए यह देश का 53वां बाघ अभ्यारण्य है। राज्य सरकार द्वारा रानीपुर बाघ अभ्यारण्य की अधिसूचना जारी करने से पूर्व इस क्षेत्र के आप देख सकते हैं इतने हेक्टेयर क्षेत्र को वर्ष 1977 में रानीपुर वन्यजीव विहार के रूप में अधिसूचित किया गया था। रानीपुर बाघ अभ्यारण्य उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन क्षेत्र है जिसमें बाघ, तेंदुए, स्लोथ, रीछ, चित्तेदार हिरन, सांभर और चिंकारा जैसे जीवों का वास है। इसमें कई प्रकार के पक्षियों और सरीसृप की प्रजातियां भी पाई जाती हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व ये आपका मध्य प्रदेश में है और रानीपुर बाघ अभ्यारण्य एक दूसरे के करीब स्थित हैं, जो बाघों की आवाजाही के लिए एक महत्वपूर्ण गलियारा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पन्ना टाइगर रिजर्व और रानीपुर बाघ अभ्यारण्य ये दोनों एक दूसरे के करीब स्थित हैं, इसीलिए बाघों की आवाजाही यहाँ पर एक दूसरे के थ्रू होती रहती है। ये बाघों की आवाजाही के लिए एक महत्वपूर्ण गलियारा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रानीपुर बाघ अभ्यारण्य के बारे में। आंतरिक क्षेत्र कोर एरिया कितना है, बफर एरिया कितना है और टोटल एरिया इसका 529.36 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश में स्थित बाघ अभ्यारण्य आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप सभी को पता है कि दुधवा बाघ अभ्यारण्य है। अमनगढ़ क्षेत्र कार्बेट टाइगर रिजर्व, तीसरा पीलीभीत और चौथा यहाँ पर रानीपुर। नेक्स्ट है आपका भारत का पहला स्लेंडर लॉरिस अभ्यारण्य। चलिए इसे समझते हैं। 12 अक्टूबर 2022 को तमिलनाडु सरकार ने भारत के पहले स्लेंडर लॉरिस अभ्यारण्य के गठन हेतु अधिसूचना जारी की। इसे कदावुर स्लेंडर लॉरिस अभ्यारण्य के नाम से जाना जाएगा। इस अभ्यारण्य का विस्तार तमिलनाडु के करूर एवं डिंडीगुल जिलों में होगा। यह अभ्यारण्य 11,806.56 हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तृत होगा। ज्ञातव्य है कि स्लेंडर लॉरिस छोटे निशाचर प्राइमेट नर वानर है। ये मुख्यतः दक्षिण भारत एवं श्रीलंका के उष्णकटिबंधीय एवं पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। लगभग 25 सेंटीमीटर लंबे इस जानवर का वजन 275 ग्राम तक होता है। इनका जीवन काल लगभग 12 से 15 वर्ष का होता है। वास्तव में स्लेंडर लॉरिस की 2 प्रजातियां होती हैं।
एक होती है रेड स्लेंडर लोरिस और दूसरी है ग्रे स्लेंडर लोरिस। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN की लाल सूची में रेड स्लेंडर लोरिस को लुप्तप्राय प्रजाति एंडेंजर्ड के तौर पर सूचीबद्ध किया गया है, जबकि IUCN द्वारा ग्रे स्लेंडर लोरिस को संकटासन नियर थ्रेटनेड के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। नेक्स्ट है आपका देश का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व, तो इसको आपको अच्छे से समझना है। 21 सितंबर 2022 को तमिलनाडु सरकार द्वारा पाक की खाड़ी में देश के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व की स्थापना हेतु अधिसूचना जारी की। यह रिजर्व 448 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत होगा। इस रिजर्व का विस्तार तंजावुर और पुदुकोट्टई जिलों के तटीय जल तक होगा। ज्ञातव्य है कि डुगोंग विश्व में सबसे बड़े शाकाहारी स्तनपायी जलीय जीव है। इसे समुद्र गाय के नाम से भी जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम डुगोंग है। भारतीय वन्यजीव संस्थान के अनुसार डुगोंग भारत में मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी तथा अंडमान एवं निकोबार में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका भारत का पहला हिम संकलन निगरानी रडार। 20 सितंबर 2022 को सिक्किम में भारत के अपनी तरह के पहले हिम संकलन निगरानी रडार का उद्घाटन किया गया। इसकी स्थापना भारतीय थल सेना और रक्षा भू सूचना विज्ञान और अनुसंधान प्रतिष्ठान द्वारा की गई है। यह रडार हिम संकलन के ट्रिगर होने के 3 सेकंड के अंदर उसका पता लगा सकता है, जिससे यह अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सैनिकों की जान बचाने और संपत्ति के नुकसान को कम करने में मदद करेगा। यह रडार सूक्ष्म तरंगों के प्रयोग के माध्यम से हिमस्खलन का पता लगाता है। नेक्स्ट है आपका तराई हाथी अभ्यारण्य। तो तराई हाथी अभ्यारण्य कहाँ है और क्यों न्यूज में है, इसको समझते हैं। हाल ही में तराई हाथी अभ्यारण्य की स्थापना हेतु पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मंजूरी प्रदान की गई। यह हाथी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। यह देश का 33वां हाथी अभ्यारण्य, जबकि उत्तर प्रदेश का दूसरा हाथी अभ्यारण्य होगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तराई हाथी अभ्यारण्य की स्थापना 3072.36 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में की गई है। यह हाथी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के 4 जिलों लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत तथा शाहजहांपुर में विस्तृत होगा। साथ ही यह पीलीभीत बाघ अभ्यारण्य, दुधवा बाघ अभ्यारण्य, किशनपुर पक्षी अभ्यारण्य, करतनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य, दुधवा बफर जोन तथा दक्षिण खीरी वन प्रभाग के वन क्षेत्रों तक विस्तृत होगा। ध्यातव्य है कि तराई हाथी अभ्यारण्य की स्थापना प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत की गई है। ध्यातव्य है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत वर्ष 1992 में हुई थी। देखिए, इसके अलावा उत्तर प्रदेश हाथी रिजर्व, यह उत्तर प्रदेश का पहला हाथी अभ्यारण्य है। इसका क्षेत्रफल 744 वर्ग किलोमीटर है। इसकी स्थापना 9 सितंबर 2009 को प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत की गई थी। तो पहला हाथी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का कौन सा है? उत्तर प्रदेश हाथी रिजर्व। भारत में हाथी अभ्यारण्यों की सूची यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक तरफ हाथी अभ्यारण्य और दूसरी तरफ राज्य दिए गए हैं। देखिए, पहला आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश का रायला हाथी अभ्यारण्य, दूसरा कामेंग हाथी अभ्यारण्य, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है, और बाकी के भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है भारत के 75 रामसर स्थल, 75 रामसर स्थल। चलिए इसे समझते हैं। 13 अगस्त 2022 को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारत की 11 नई आर्द्र भूमियों को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। इस प्रकार भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में देश में रामसर स्थलों की कुल संख्या बढ़कर 75 हो गई है। इन स्थलों के अंतर्गत देश का कुल 13,26,677 हेक्टेयर क्षेत्र कवर होगा। इन 11 नए स्थलों में से तमिलनाडु में 4, ओडिशा में 3, जम्मू एवं कश्मीर में 2 तथा मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में से प्रत्येक में एक स्थल स्थित है। उल्लेखनीय है कि भारत में रामसर स्थलों की संख्या तमिलनाडु में सर्वाधिक है। रामसर स्थलों की संख्या के संदर्भ में उत्तर प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है। इन 11 नई आर्द्र भूमियों का विवरण निम्नलिखित है। तो 11 नई आर्द्र भूमियों को यहाँ पर आप देख सकते हैं। तंपारा झील, यह झील
ओडिशा के गंजाम जिले में स्थित है। यह राज्य में मीठे पानी की सर्वप्रमुख झीलों में से एक है। दूसरा है हीराकुंड जलाशय। हीराकुंड बांध ओडिशा के संबलपुर जिले में महानदी पर निर्मित है। यह बांध विश्व में मिट्टी के सबसे लंबे बांधों में से एक है। तीसरा है अनसुपा झील ओडिशा के कटक जिले में स्थित है। यह ओडिशा की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। यह आर्द्रभूमि महानदी द्वारा निर्मित एक ऑक्सबो झील है जो 231 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली हुई है। दूसरा है आपका यशवंत सागर। यह इंदौर क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित 2 महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्रों में से एक है। साथ ही यह मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में स्थित सबसे महत्वपूर्ण पक्षी स्थलों में से एक है। अगला है चित्रांगुंडी पक्षी अभयारण्य। यह अभयारण्य तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। नेक्स्ट है सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। यह तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में स्थित सुचिंद्रम थेरूर मनाकुंडी संरक्षण रिजर्व का हिस्सा है। नेक्स्ट है वुडुवुर पक्षी अभयारण्य। यह अभयारण्य तमिलनाडु में ही है। नेक्स्ट है काजिरकुलम पक्षी अभयारण्य। यह तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित एक संरक्षित क्षेत्र है। नेक्स्ट है ठाणे क्रीक फ्लैमिंगो अभयारण्य, हाईगम आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व, सालबुग आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाईगम आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व और सालबुग आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व ये दोनों आपके जम्मू एवं कश्मीर में स्थित हैं, इसीलिए इन्हें आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। तो भारत में स्थित रामसर स्थल टोटल कितने हो गए हैं? कुल 75। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने डिस्कस किया एनवायरनमेंट से रिलेटेड करंट अफेयर। आज आपका एनवायरनमेंट से रिलेटेड करंट अफेयर कंप्लीट हो जाता है। अभी हम साइंस एंड टेक के करंट अफेयर को भी डिस्कस कर रहे हैं, तो आप उनकी भी क्लासेस को ज़रूर देखें। इसके अलावा इस मैगजीन की प्लेलिस्ट इसी चैनल पर बना दी गई है, तो आप प्लेलिस्ट को ज़रूर देखें और उसे फॉलो करें और बार बार क्लास का रिविज़न करें। शॉर्ट नोट्स भी आप बना सकते हैं, ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द क्लास। Keep watching. Please like, share and subscribe. Thank you.